गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मित्रों। आज इस क्रम में हम लोग अगले कहानी की तरफ फिर से अड्डा एडा एडा एडॉप्ट एजुकेशन एकेडमी के बैनर तले 10वां का जो सिलसिला हमने शुरू किया था उस कहानी को लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। कहानी गोधुली भाग 2 के 7वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर कौन कहानी है आप जानते होंगे, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या है तो निबंध है। तो इस बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपका परीक्षा नजदीक आ गया है, निश्चित है कि आप पढ़े होंगे। आइए आपकी परीक्षा में चार चांद लगाने की कोशिश फिर से करते हैं आप कहानी के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कहानी है परंपरा के मूल्यांकन, ये कोई कहानी नहीं है कि जिसमें आपको कहानी में कुछ बातें होगी, कहानी के टाइप का कुछ, जैसे मान लीजिए हम लोग बहादुर का देखे हैं, खोखा खोखी का देखे हैं, उस तरह का कुछ इस तरह का कहानी इसमें नहीं है। कहानी निबंध है और परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का मूल्यांकन के बारे में, परंपरा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, परंपरा क्या है, उसके बारे में जानना एक अति महत्वपूर्ण जरूरत है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो परंपरा की अगर हम बात करें तो आइए पहले परंपरा का मूल्यांकन के विधा क्या है तो निबंध। राइटर कौन है तो राइटर के बारे में आप जरूर ही रट्टा मार लिए होइएगा। मैं आपको बता दूं, लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा लेखक हो गए, रामविलास शर्मा। अब रामविलास शर्मा के बारे में अगर हम देखें तो आपको पता है राइटर का नाम, उम्र, अति नाम, जन्म, वो उनके द्वारा जो कीर्ति मिला हुआ है वो सब, कब जन्म हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम देखते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव यूपी, ऊंच गांव सानी, मतलब यूपी में उन्नाव एक जगह है, वहां एक गांव है ऊंच गांव सानी, वहां पे उनका जन्म हुआ था रामविलास शर्मा का। कब हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। कब हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। यहाँ तक आपका 4 क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। पहला, परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या है तो निबंध। उसके लेखक कौन है तो रामविलास शर्मा। उनका जन्म कहाँ हुआ है यूपी में। उनका जन्म कब हुआ तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। इस तरह से आपके सामने ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो इसमें आपके पास सब्जेक्टिव में राइटर के बारे में डीपली बताने की बात कभी नहीं है। मान लीजिए व्याख्या करने वाले में आता है तो सिर्फ ये आता है कि राइटर कौन है, कौन पाठ से लिया गया है, उसका राइटर कौन है, बस ये बताना है। उसके जन्म मृत्यु से हमको कोई लेना देना नहीं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि उसका जन्म कब हुआ, वो उनकी मृत्यु कब हुई, उनका कहाँ जन्म हुआ, ये सब पूछ लेता है। आगे बढ़े तो रामविलास शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किए। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किए और 1934 ईस्वी में एमए अंग्रेजी से किए। एमए अंग्रेजी से किए। हमने कई कहानी देखा है जिसके राइटर एमए वगैरह पीएचडी वगैरह इंग्लिश से करते हैं और राइटर है हिंदी के। अब ये क्यों है वो तो उनकी ये प्रथा है, चलिए उसकी उसकी अलग अलग बात हो गई। लेकिन हमने देखा क्या, उन्होंने इंग्लिश से पढ़ा और राइटिंग का काम किसमें किया, हिंदी। तो ऐसा एक बात होता है कि जैसे जो विषय जिसमें जो लोग पढ़ता है वो उसका ड्यूटी हो जाता है और एक अदर सब्जेक्ट उसका पैशन हो जाता है। और इसीलिए पैशन वाला सब्जेक्ट में लोग कुछ कीर्ति विद्यमान कर बना देता है जो उसका मेजर सब्जेक्ट में नहीं हो पाता है। बात करें 1938 से 43 ईस्वी तक, 1938 से 43 ईस्वी तक वो शोध कार्य में लग गए और साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए। 1938 से 43 ईस्वी तक उन्होंने शोध कार्य का काम किया, साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम करे, अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम किए। 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आजाद हुआ था वे सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त हो गए मतलब रिटायर हो गए। और 30 मई 2000 ईस्वी को, 30 मई 2000 ईस्वी को उनका निधन हो गया दिल्ली में। 30 मई 2000 ईस्वी को उनका निधन हो गया दिल्ली में जी। तो हम इस पे बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि वो 30 मई 2000 को उनका निधन हो गया। बीच में और भी काम, जब वो वहाँ से रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो और भी काम करे, उसके बाद वो 30 मई 2000 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका निधन कहाँ हुआ,
दिल्ली में। अच्छा, ये आपसे नहीं पूछेगा उनका निधन कहाँ हो गया। हाँ, ये पूछ सकता है कि डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु कब हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है। इस बीच में इन्होंने अपनी कुछ कीर्ति दी दुनिया को, जैसे निराला की साहित्य, इनकी पुस्तक है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। निराला की साहित्य इनकी पुस्तक है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और इनकी अन्य भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समान, भाषा और समान, बड़े भाई आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं हैं। तो ये हमारा हो गया रामविलास शर्मा के बारे में, उनके जन्म से लेके उनके कर्म और काम के बाद उनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी। अब हम लोग आते हैं कहानी की तरफ, अपने रूप को ले चलते हैं और बिना समय गवाए हम लोग कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा के मूल्यांकन के बारे में जो इस कहानी में कहा गया है, शुरुआत इस बात से होता है कि जो इंसान, जो लोग साहित्य के क्षेत्र में युग परिवर्तन करना चाहता है, जो इंसान साहित्य के क्षेत्र में युग परिवर्तन करना चाहता है, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो लकीर के फकीर नहीं है, वो आदमी, जो लकीर के फकीर नहीं है, वो आदमी को परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। उनको परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक आप परंपरा, अपने परंपरा के बारे में नहीं जानिएगा, आप किसी भी साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा युग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसमें लिखा गया है आगे कि साहित्य में अगर आप बहुत बड़ा युग परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। हम अगर देश में, अपने देश में है तो हमारे अपने देश की परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। हम जिस देश में भी है उसके अलावा हमारे अपने परंपरा के अलावा अन्य परंपरा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम युग परिवर्तन कर सकते हैं, तभी हम साहित्य को बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हैं। कह रहे हैं कि परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। जब तक आपको परंपरा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप प्रगतिशील आलोचना का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप प्रगतिशील आलोचना का विकास करना चाहते हैं तो आपको परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी आप उसमें एक परिवर्तन कर सकते हैं। अब साहित्य को ये दो भागों में बांटते हैं। अभी तक दुनिया में जितना भी साहित्य है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक उभयदयशील वर्ग और दूसरा हासमान वर्ग, मतलब संपत्ति मानविक वर्ग और संपत्तिहीन वर्ग। दो तरह का साहित्य होता है। अभी नहीं, शुरू से ही आज तक जहां भी संपत्ति की बात हुई, जहां पूंजीपति लोग रहे हैं उसका साहित्य अलग रहा है, जो समाजवाद रहा है उसका साहित्य अलग रहा है, हर समांतवाद रहा है उसका साहित्य अलग रहा है। जो जैसे समाज में रहता है, जैसी जाति जनगणना में रहता है, जैसा क्षेत्र में रहता है, उसका वैसा साहित्य होता है। आगे बढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि साहित्य जो है मनुष्य के इंद्रियों का बोध है, उसकी भावनाओं से बनती है। मतलब साहित्य जो है मनुष्य के इंद्रियों से, इंद्रियों का ही वो बोध है। साहित्य क्या है? मनुष्य के इंद्रियों का बोध है। कि साहित्य जो है मनुष्य के इंद्रियों का, मनुष्य की इंद्रियों का बोध होता है, उसी से उसकी मानव, उसकी भावना से बनती है। अब बात होती है साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन की बात करें तो ये कहते हैं, कहानी में डिस्कस किया गया है कि अमेरिका ने एटम बम बनाया। नो दैट, सब लोग जानते हैं अमेरिका ने एटम बम बनाया, गिराया भी हिरोशिमा नागासाकी पर। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में रूस ने भी बनाया, दोनों ने बनाया, एटम बम बनाया। लेकिन अमेरिका में जो शेक्सपियर थे, रूस ने शेक्सपियर नहीं बना पाया। अमेरिका खुद दोबारा शेक्सपियर नहीं बना पाया, जो नाटककार थे वो दोबारा नहीं बन पाया। तो साहित्य जो है मानव का, जो इंद्रियों का जो विकास होता है, मानव की जो इंद्रियों का विकास होता है, भावनाओं का जो भावनाओं से बनती है, उसी से बन पाता है। तो ये चीज किसी एटम बम से नहीं बनेगा। एटम बम का कॉपी हो सकता है, मानव का कॉपी नहीं हो सकता है, उसके कला का कॉपी नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं कि अमेरिका भी गुलाम था, एथेंस भी गुलाम था,
अमेरिका भी आज़ाद हुआ, एथेंस भी गुलाम हुआ, आज़ाद हुआ। लेकिन अमेरिका अमेरिका की जो सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाई, लेकिन एथेंस की जो सभ्यता है पूरे यूरोप को प्रभावित किया। एथेंस की सभ्यता जो है पूरे यूरोप को प्रभावित किया और इस प्रभाव में यूरोप पूरा तरह से बह गया। अब बात करते हैं कि सामंतवादी सामंतवादी पूरी दुनिया में था। आपको पता है सामंतवादी पूरी दुनिया में था, रूस से शुरू हुआ था और सब जगह चल रहा था। जो सामंती लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, वही शासन कर रहे थे, वही सामंतवादी थे। पर कवियों का जो केंद्र बना था उस समय वो था भारत और ईरान। कवि का जो केंद्र था वो था भारत और ईरान। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे तो अन्य देश में सामंतवादी पूंजीवादी वगैरह चल रहा था, लेकिन भारत में क्या चल रहा था, कवियों का कवियों का केंद्र बना था। और उस समय यहाँ कविताएं पूरी तरह से विकसित हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो रही थी। अब बात हो रही है कि भारत और ईरान में तो कवियों का वहां पे विकसित हो ही रहा था। इसमें एक और आगे बात होती है, बात ये होती है कि तुलना किया करना, किसकी चीज की, परंपरा का। किसका किसका करना है तुलना, परंपरा का। तो परंपरा का तुलना करना है तो विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब का तुलना करना है। ऐसा क्यों कहा गया? जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल दोनों था। तो बंगाल बंगाल का विभाजन हुआ। बंग, बंगाल की सभ्यता जो है वो पूरी तरह से अलग अलग हो गई, लेकिन पंजाब की जो सभ्यता है पंजाब की जो सभ्यता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहा। पंजाब की जो सभ्यता है वो पूरी तरह से क्या हुआ, वही का वही रहा। पंजाब भी विभाजित हुआ, बंगाल भी विभाजित हुआ, लेकिन बंगाल की सभ्यता ज्यादा विकसित नहीं कर पाई, लेकिन पंजाब की सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित। अब 1917 ईस्वी की बात में आते हैं। हुआ ये, आपको पता है रूस में 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। जी बिल्कुल, रूसी क्रांति हुई थी। उसमें रूसी जाति और गैर रूसी के बीच में ये क्रांति हुई थी। पूरे रूस में रूसी जाति का वर्चस्व था, शासन था। वही क्रांति हुआ और उसमें गैर रूसी जाति के लोगों का भी उसमें योगदान आया और गैर रूसी जाति भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, उनको भी शासन प्रशासन में मौका मिला। तो ये क्रांति की वजह से हुआ। और ये क्यों हुआ? ये परंपरा की वजह से हुआ। परंपरा तो चली आ रही है। अब ये इस कंडीशन की 1917 में रूसी क्रांति हुई, रूस में रूसी जाति और गैर रूसी जाति इस दोनों के बीच में क्रांति हुई। हुआ ये था कि जो सोवियत संघ रूस था उस समय में, उसमें साम्यवादी का शासन था और उसमें रूसी जाति का भरपूर मात्रा में शासन प्रशासन में स्थान था। गैर रूसी जातियों को वहां पे कम योगदान दिया गया। तो इस वजह से वहां प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति होने के बाद दोनों की सहभागिता समान हो गई। वो तो अब विखंडित हो चुकी है। अब तो आपको पता है वो विखंडित हो चुकी है। बहुजातीय राष्ट्रों में अगर भारत की मुकाबला हम करें, अमेरिका है, रूस है, बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसकी मुकाबला अगर हम भारत से करें तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत का मुकाबला कोई देश या कोई भी राष्ट्र अकेला नहीं कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि भारत का जो बहुजातीय वाली बात है, आप देखिएगा ना, भारत में इतनी प्रजाति है, इतनी जाति है, इतनी प्रजाति है, इतना सब जाति है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी, आपको पता है भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण हुआ था, आपको पता ही। तो उस देश में रहने के बावजूद भी हम लोग बहुजातीय राष्ट्र के होने के बावजूद भी भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है भारत में जो सभ्यता चल रही है, भारत में जो सभ्यता चल रही है, साहित्य चल रही है, उस साहित्य में सबसे मेजर जो सोर्स है वो है रामायण और महाभारत का। आपको पता है रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, महाभारत जो व्यास के द्वारा लिखा गया। रामायण के बारे में हम आपसे बात करें तो आपको पता है हमारे भारत में कौन सी सभ्यता चल रही है, कौन सा साहित्य चल रहा है। तो एक बहुत पुराना डायलॉग है। पुराना डायलॉग क्या है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। सुने होइएगा आप। उसी डायलॉग को आप देखिए और उसी के हिसाब से आप विचार करिए
कि भारत में जो रीत चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, वो राम जी वाला रघुकुल रीत चली आ रही है। महाभारत में जो प्रथा चली आ रही है वो चली आ रही है, और यही प्रथा, यही परंपरा, यही सभ्यता भारत को, इतने बड़े भूखंड को एक धागे में पिरो के रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखिए, भारत का दृश्य आप देखेंगे ना, पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और उधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आप चले जाइए, इतने लोग, इतने जाति, इतनी संस्कार, इतना सभ्यता, इतना धर्म आपको मिलेगा। फिर भी सब होने के बावजूद भी हम में एकता है, और जहाँ भी राष्ट्र के हित की बात आती है तो हर कोई अपने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है। और ये किस वजह से? तो बस ये जो हमारी साहित्य है, मुख्य रूप से इसी को मेन माना जाता है, और इस वजह से हमारी परंपरा आज इतनी बुलंद है। आगे की बात करें तो आपको पता है, पूंजीवाद, समाजवाद, बहुत सारा देश है जहाँ पूंजीवाद है, पूंजीवाद में पूंजीवादी सभ्यता होती है, पूंजीवादी परंपरा होती है, समाजवाद में समाजवादी सभ्यता होता है, समाजवादी परंपरा होता है। लेकिन यहाँ एक ही परंपरा है, वो ही रघुकुल रीत सदा चली आई। जी हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, कह रहे हैं साहित्य की परंपरा की अगर पूर्ण ज्ञान अगर हमको चाहिए तो सोच के देखिए, अभी बहुत सारे लोग अभी अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अनुवादित कार्य का फिर जो भरसक जोड़ दिया गया है कि हमको जरूरत क्या है कि हम अपने जो भाषा है, हमारी जो बुक्स है, हमारे जो किताब है, वो हमको अपनी भाषा में मिल जाए अगर अनुवादित रूप में। तो सोच के देखिए, वाल्मीकि और व्यास के रामायण और महाभारत पढ़ने वालों की संख्या कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को तो उसके बारे में पता ही नहीं है, और जैसे ही ये सबको पता होगा, सब एक एक ही सूत में जब पिरो हो जाएंगे, तो आप सोच के देखिए, भारत की मुकाबला और कोई कर पाएगा किसी भी कंडीशन में? नहीं। जी हाँ। तो ये परंपरा हमारा है, हमारे देश की परंपरा है। तो इस कहानी में कुल मिला के ये बात कहा गया है कि परंपरा क्या है, साहित्य क्या है। साहित्य में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, देश राष्ट्र का उदाहरण दिया गया है कि साहित्य अपना वजूद कभी नहीं खोती है, बाकी चीजें अपना वजूद खो देती है। बाकी चीजों को आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कला का कॉपी कभी नहीं कर सकते हैं, साहित्य का कॉपी कभी नहीं कर सकते हैं, परंपरा का कॉपी नहीं कर सकते हैं। परंपरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। परंपरा का मतलब क्या होता है? वह रीति रिवाज जो सैकड़ों सालों से अब चलती आ रही है, उसी को परंपरा कहते हैं। जैसे हमारे घर में, आपके घर में शादी विवाह का उत्सव कार्यक्रम होता है, तो वो एक परंपरा है, और उसको हम आज कर रहे हैं, करते ही हैं, सब लोग करता है। तो ये परंपरा हो गया। तो अर्थात परंपरा का मतलब हो गया कि वो चीजें जो वो विधि, वो क्रिया, वो कार्य विधि जो सैकड़ों साल से चली आ रही है, वो परंपरा होता है। तो इस प्रकार से परंपरा के ज्ञान के, परंपरा के मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन उनको भी करना जरूरी है। अब देखिए, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, दुनिया के परंपरा को नहीं जानिएगा, अपने को परंपरा को नहीं जानिएगा, तो आप परंपरा का भी विकास क्या कर सकते हैं? परंपरा को कहाँ ले जाइए? इसमें कहा गया है कि साहित्य में नकल करना, साहित्य में किसी का नकल करके साहित्य का निर्माण करना, ये एक मेहनत का काम है। लेकिन ये मेहनत सही मेहनत नहीं है। इससे आप युग परिवर्तन या बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर, अपने अंदर कला होनी चाहिए, और उस कला तभी आपको होगा जब आप अपने परंपरा के ज्ञान, परंपरा का मूल्यांकन करेंगे, दुनिया के परंपरा का मूल्यांकन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी जाके आप इसमें युग परिवर्तन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस आधार पे हमारा ये जो चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, यहीं पे समाप्त होता है। कहानी में यही सब चीजें, कुछ चंद कीवर्ड आपको दिया गया है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए थी। यहाँ पे राइटर का जो चीजें है, जैसे उनके जो कृतियाँ है, उनका जन्म है, उनका मृत्यु है, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको जरूर देखे हैं, आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी कमेंट करिए। आपके कमेंट मेरे लिए सर्वमान्य होगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।